जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पर फिर भी एक बार आप लोगों को बता दें, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सिर्फ एक वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं, सिर्फ इस वीडियो को आप अगर सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपसे कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से तो नहीं छूटेगा, ये तय बात है। और सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम की बात नहीं है, अगर आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो आगे चल के आप कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, इस चैप्टर से 1-2 प्रश्न आपको 3 प्रश्न भी आसानी से मिल जाएंगे हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी आपको इस चैप्टर से प्रश्न मिलेंगे। तो खूब मन लगा करके इस वीडियो को देखिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र एक संस्कृत कवि हुआ करते थे दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। उन्होंने एक रचना किया था जिसका नाम था वृहद कथा मंजरी। वृहद कथा मंजरी, तो क्षेमेंद्र की जो रचना है वो है वृहद कथा मंजरी, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इंडिका नाम का जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो देख रहे हैं ये मेगास्थनीज। कौन लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है दोस्तों, किस गुप्त शासक को छिल्लवी दोहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को छिल्लवी दोहित्र कहा जाता है? तो आपको बता दें दोस्तों, समुद्रगुप्त को छिल्लवी दोहित्र कहा जाता था। क्यों कहा जाता था छिल्लवी दोहित्र? क्योंकि समुद्रगुप्त के जो पिताजी थे चंद्रगुप्त, उन्होंने छिल्लवी के एक राजकुमारी से विवाह किया और छिल्लवी की राजकुमारी से जो विवाह करता था उनसे जो पुत्र प्राप्त होता था उसी को बोला था छिल्लवी दोहित्र। तो समुद्रगुप्त अपने आप को छिल्लवी दोहित्र कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कौन हुआ करता था? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कौन हुआ करता था? तो आपको बता दें दोस्तों, गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान हुआ करता था वह हुआ करता था महापीलुपति। महापीलुपति, तो कौन हुआ करता था? महापीलुपति। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 5वां नंबर, निम्न में से महिला संत थी। महिला संत कौन थी? मीराबाई, अंडाल, कराइकल। तो आपको बता दें दोस्तों, इनमें से सभी ये तीनों महिला जो है, तीनों महिला संत थी। ये मीरा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, 6ठा क्वेश्चन, धम्मा की शुरुआत किसने की थी? धम्मा की शुरुआत किसने की थी? तो ये देख रहे हैं दोस्तों, कौन है? अशोक, सम्राट अशोक। तो धम्मा की जो शुरुआत है वो सम्राट अशोक ने किया था। तो अगला 7वां क्वेश्चन हमारे पास में, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की मृत्यु दोस्तों श्रवणबेलगोला। तो दोस्तों आपको बता दें, चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो हुई थी श्रवणबेलगोला में। यह कर्नाटक में पड़ता है, श्रवणबेलगोला, यहीं पे मृत्यु हुआ था उनका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म को। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन हुआ करता था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन हुआ करता था? तो पान्याध्यक्ष हुआ करता था दोस्तों, पान्याध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 13वां क्वेश्चन, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी?
मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? मौर्य काल का जो कलिंग राज था वो कहाँ स्थित था? तो वो स्थित था दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ स्थित था? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हमारे पास में, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता किसको बोला जाता था मौर्य प्रशासन में? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो होता था दोस्तों वो बोला जाता था राजकीय कर संग्रह अधिकारी को समाहर्ता बोला जाता था, राजकीय कर संग्रह अधिकारी को। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 16वां नंबर, मौर्य काल में ब्रहदेय क्या होता था? मौर्य काल में ब्रहदेय क्या होता था? तो भूमिदान होता था, उसी को ब्रहदेय बोला जाता था मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? सम्राट अशोक जो थे उनका व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा? जी दोस्तों, अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? तो सिंघल द्वीप भेजा था। कहाँ भेजा था? सिंघल द्वीप भेजा था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 19वां क्वेश्चन हमारा, अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो आसान है, मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। 20वां क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? कौन से बौद्ध भिक्षु के बाद में आकर के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म के समर्थक बने? तो उपगुप्त। किसके प्रभाव में आके? उपगुप्त के प्रभाव में आके। अगला क्वेश्चन, राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? राजगिरी की नगर वधु का नाम अम्रपाली दोस्तों, आम्रपाली जो थी वो राजगिरी की नगर वधु आम्रपाली होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो इस वाक्य को लिखने वाले थे कौटिल्य। किसने लिखा दोस्तों? कौटिल्य लिखा था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ होती थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोसाली हुआ करती थी दोस्तों। कहाँ? तोसाली। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट पटना का वासी था। कहाँ का वासी था? वही आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का खोज किया था दोस्तों, वो कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट पटना के वासी थे। कहाँ के वासी थे? पटना के। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? लोह युगीन नगरीकरण कहा जाता है। अब प्रथम जो हड़प्पा सभ्यता में था उसको कांस्य युगीन, द्वितीय नगरीकरण लोह युगीन नगरीकरण। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो वोग्जाकोई का अभिलेख, वोग्जाकोई का अभिलेख, यह सबसे पुराना अभिलेख है दोस्तों भारत का। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 27वां नंबर। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सेल्यूकस का ये राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो आपको बता दें दोस्तों 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी यात्री फान किस शासक के काल में आया था? चीनी यात्री फान किस शासक के काल में आया था? तो विक्रमादित्य के काल में आया था। कब आया था दोस्तों? विक्रमादित्य के काल में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है मेरे पास। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला 31वां क्वेश्चन हमारे पास में। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 31वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चलिए अगला 32वां क्वेश्चन हमारे पास में,
वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? कादम्बरी में वानभट्ट ने क्या लिखा? कादम्बरी इसमें किस काल का है? तो इसमें हर्षवर्धन काल का मिलेगा आपको दोस्तों। कौन से काल का? हर्षवर्धन काल का वर्णन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां नंबर। अगला क्वेश्चन है 33वां नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत आपको बता दो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था और 1329-20 ईस्वी में लगभग शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 34 होगा हमारे पास। पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो आपको बता दें दोस्तों, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन हमारे पास होगा। 36 क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? कौन सा काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गुप्त काल, स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। अगला 37वां क्वेश्चन है हमारे पास में। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में आपको बता दें दोस्तों 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो आपको बता दें दोस्तों 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही अर्थशास्त्र की रचना हो गई थी। अगला क्वेश्चन 39वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, इनमें से नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो वेनसांग ये थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है उसी के सिक्कों पर? तो आपको बता दें दोस्तों ये है हमारा समुद्रगुप्त। अगला 41वां नंबर क्वेश्चन है। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग उत्तरी पश्चिमी भारत से जो प्राप्त हुआ है तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है दोस्तों, खरोष्ठी लिपि। अगला क्वेश्चन, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो कुल मिलाकर अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, 44। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ज़्यादातर कहाँ प्रचलित हुआ? तो श्रीलंका में प्रचलित हुआ। कहाँ प्रचलित हुआ? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से? तक्षशिला से पाया था। जीवक कहाँ के विद्यार्थी थे? तक्षशिला के। अगला क्वेश्चन, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक रहने वाला था दोस्तों राजगृह का। कहाँ का रहने वाला था? राजगृह का। अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन होगा हमारे पास, जीवक की ख्याति किस रूप में है? तो वैद्य के रूप में। जीवक की ख्याति किस रूप में? वैद्य के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा? 47वां क्वेश्चन हमारे पास होगा, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज अभी के समय में कहाँ पे? तो भागलपुर। पहले अंगराज हुआ करता था दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 48वां नंबर क्वेश्चन है। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से? तो हर्यक वंश से। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से। अगला क्वेश्चन, जरासंध का संबंध किस वंश से? तो जरासंध का संबंध बृहद्रथ वंश से। किस वंश से? बृहद्रथ वंश। जरासंध और बृहद्रथ दोनों मिल करके ना किया था बृहद्रथ वंश का स्थापना। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला गांधार राज्य में। तक्षशिला कहाँ स्थित था? गांधार राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 51वां नंबर, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? धर्म विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा कौन सा? अगला 53वां क्वेश्चन होगा। 53वां क्वेश्चन है, कालिदास किसके
किसके समकालीन थे? 53वां क्वेश्चन है कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन 55वां क्वेश्चन होगा, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो राजगिरी मगध का प्राचीन राजधानी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? सबसे पुराना राजवंश कौन सा था मगध का? तो हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। अगला 57 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र पटना को सबसे पहले किस राजा ने अपना राजधानी बनाया था? तो उदयन। उदयन सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम तट पर किया था? गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी। तो इन सभी के संगम पे किया था। अगला क्वेश्चन, रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो मगध में सबसे पहले रथमुसल का किया गया था प्रयोग। अगला क्वेश्चन, ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था। ताम्रलिपि बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? तो बंगाल में अवस्थित था। कहाँ अवस्थित था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन? तो हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन? हरिसेन। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया? चाणक्य जो थे आचार्य चाणक्य वो भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? प्राचीन भारत का जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था वो कहाँ पे स्थित था ये बताना है। तो मगध में स्थित था। कहाँ पे स्थित था दोस्तों? मगध में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 64वां क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 78 ईस्वी से। कब से? 78 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु, सबसे पहले किस धातु को पाया गया था विश्व में? तो तांबा को। सबसे पहले कौन सा? तांबा को। इसी से कांस्य बना था, ब्रॉन्ज, इसी कांस्य युग आया था सबसे पहले। उसके बाद 66वां क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मणी लिपि। कौन सा लिपि दोस्तों? ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। अगला 68वां क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? सुदर्शन झील का मरम्मत खुद के खर्चे पे किसने कराया था? रुद्रदमन ने। किसने कराया था दोस्तों? रुद्रदमन ने। और अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिका के लेखक कौन? इंडिका के लेखक कौन? मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक कौन? मेगस्थनीज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।